इन गार्ड्स ने कैमरा में एक कार का एक्सीडेंट होते देखा, जिसके बाद कैमरा बंद हो जाता है। इसीलिए दोनों में से एक गार्ड चेक करने बाहर जाता है। तब उसे क्रैश हुई कार दिखाई दी, जिसका ड्राइवर काफी जख्मी हो गया था। इसीलिए वो गार्ड मदद करने उसके पास गया, लेकिन तभी उसके पीछे एक लड़की आई और गार्ड के सिर पर किसी चीज से वार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। दरअसल ये सब एक ट्रैप था। तभी हम पार्कर नाम के एक चोर को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग में जाता है और दूसरे गार्ड को भी बेहोश कर दिया जाता है। दरअसल वो लोग वहाँ एक बेशकीमती मूर्ति चुराने आए थे, जिसकी कीमत अरबों में है। बिल्डिंग में जाने के बाद पार्कर और उसके साथी वॉल्ट के पास गए और वॉल्ट के दरवाजे को ब्लास्ट करके तोड़ दिया गया। तभी हम चोरों की एक और गैंग को देखते हैं, जो वही मूर्ति चुराने आए थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने पार्कर और उसकी टीम ने मूर्ति पहले ही चुरा ली। इसीलिए वो लोग उस ट्रक का पीछा करने लगे, जिसमें पार्कर वो मूर्ति लोड करके ले जा रहा था। काफी देर पीछा करने के बाद दूसरी गैंग के लोगों ने उस ट्रक को घेर लिया। इसीलिए पार्कर का साथी ट्रक को एक पहाड़ पर चढ़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी ट्रक के पीछे का डाला अलग हो गया, जिसमें मूर्ति रखी थी। डाला अपने आप सरक कर दूसरी गैंग के पास चला जाता है और मूर्ति उन्हें मिल जाती है। अब देखना ये है कि क्या पार्कर दूसरी गैंग से वो मूर्ति हासिल कर पाता है या नहीं। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, जिसे देखने में आपको काफी मजा भी आने वाला है, क्योंकि ये पूरी मूवी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है और हर कोई किसी न किसी को धोखा दे रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक खतरनाक रॉबरी से होती है, जहां एक बड़े रेस ट्रैक के काउंट रूम में कुछ चोर हथियार लेकर घुस जाते हैं। इस पूरी रॉबरी को पार्कर नाम का एक आदमी लीड कर रहा था, जो एक प्रोफेशनल चोर है। पार्कर कोई आम चोर नहीं, बल्कि बेहद शांत, स्मार्ट और डिसिप्लिन इंसान है। वो काउंट रूम में सुपरवाइजर को आराम से समझाता है कि अगर उसने विरोध किया तो उसकी जान जा सकती है। तब डरा हुआ सुपरवाइजर आखिरकार सेफ की चाबी पार्कर को दे देता है। इसके बाद पूरी टीम तेजी से बैग में कैश भरने लगी, लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। दरअसल एक आदमी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ वहां पहुंच गया था। वो आदमी पहले से काफी सारे कर्ज में डूबा हुआ है और किसी तरह पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा है। तभी बाहर इतनी सारी गाड़ियों को देखकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। इसीलिए वो अपनी फैमिली को कार में ही रुकने कहता है, खुद अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर झांकता है, तब उसे समझ में आ गया कि वहाँ रॉबरी चल रही है। ये बात वो अपनी वाइफ को बताता है। तब उसकी वाइफ पुलिस को कॉल करने की सलाह देती है, लेकिन वो आदमी उसे रोक देता है। अब यहाँ कोई समझदार इंसान होता तो वहाँ से भाग जाता, लेकिन ये आदमी उल्टा रॉबर्स को ही लूटने का सोचने लगा। इसीलिए वो गन निकालता है और बाहर निकलते हुए पार्कर और उसकी टीम पर फायरिंग कर देता है। अचानक हुई फायरिंग से माहौल पूरी तरह बदल गया और टीम का एक मेंबर वहीं पर मर गया, जबकि पार्कर का करीबी साथी फिली वेब बुरी तरह घायल हो जाता है। इस केओस का फायदा उठाकर वो आदमी कैश से भरा बैग उठाता है और अपनी कार लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन पार्कर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत उसका पीछा करने लगा और भागती कार पर गोलियां चलाने लगा। तब डर और घबराहट में वो आदमी कार का कंट्रोल खो देता है और उसकी कार रेस ट्रैक पर क्रैश हो जाती है। कुछ ही देर में पार्कर भी वहां पहुंच गया और बिना कोई दया दिखाए उस आदमी को शूट कर दिया। इसके बाद पार्कर उस आदमी की डरी हुई वाइफ को पैसे देकर अपना मुंह बंद रखने कहता है और चोरी का सारा पैसा लेकर अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है। रात होने पर सभी लोग अपने हाइड आउट पर जमा होते हैं ताकि पैसे बांटे जा सके, लेकिन अब उनकी टीम का एक मेंबर मर चुका था और फिली वेब घायल हालत में पड़ा था। तब टीम की एक लौती लड़की जेन उसका इलाज करती है और बाकी लोग कैश गिनने में बिजी हो जाते हैं। इसी दौरान जेन पार्कर से पूछती है कि उसने उस आदमी की वाइफ को जिंदा क्यों छोड़ दिया। तब पार्कर अपने रूल्स के बारे में बताता है कि सिविलियंस को नुकसान पहुँचाना उसके नियमों के खिलाफ है। मतलब पार्कर एक क्रिमिनल जरूर है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है। अब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। जेन अचानक कहती है कि वो शावर लेने जा रही है, लेकिन जाने से पहले वो जानबूझकर सबके सामने कपड़े उतारने लगी, जिससे वहाँ बैठे सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि पार्कर का भी ध्यान भटक जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब जेन की पहले से बनाई प्लानिंग थी। तभी अचानक वो गन निकालती है और पूरे टीम के खिलाफ हो जाती है। वो एक एक करके सभी मेंबर्स को मारने लगी, यहाँ तक कि वो घायल पड़े
बड़े फिली वेब को भी नहीं छोड़ती। और यहाँ हमें पता चलता है कि जेन शुरू से ही गद्दार थी, वो पूरा पैसा अकेले लेकर भागना चाहती थी। आगे पार्कर उसे रोकने की कोशिश करता है और उस पर फायरिंग करता है, लेकिन फायरिंग के दौरान पार्कर विंडो से बाहर गिर गया। तब जेन उसे गोली मार देती है और पार्कर सीधा नदी में गिर जाता है। अब सभी को लग रहा था कि पार्कर मर चुका होगा, लेकिन असली कहानी यही से शुरू होती है। 2 दिन बाद पार्कर की आंख खुली, तब वो एक छोटे से रोड साइड मोटल में था। गोली लगने और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा बच गया। असल में मोटल चलाने वाली एक औरत जिसका नाम एम है, वो 2 दिन से पार्कर को छुपाकर उसका इलाज कर रही थी। धीरे धीरे पार्कर की हालत में सुधार आता है, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसे किसी भी तरह अपनी टीम की मौत का बदला लेना होगा। वो एम को अपनी देखभाल करने के लिए थैंक्स बोलता है और बिना समय बर्बाद किए वहाँ से निकल जाता है। आगे पार्कर सीधा ग्रेस वेब नाम की औरत के घर पहुँच गया, जो उसके दोस्त फिली वेब की विधवा है। वो ग्रेस को पूरी सच्चाई बताता है कि उसका हस्बैंड रॉबरी के दौरान नहीं बल्कि जेन की गद्दारी की वजह से मारा गया। पार्कर बताता है कि जेन ने पूरी टीम को खत्म कर दिया और सारे पैसे लेकर भाग गई। इसीलिए वो ग्रेस से वादा करता है कि वो जेन को ढूंढकर सारे पैसे वापस लाएगा और फिली वेब के हिस्सों का पैसा ग्रेस वेब को देगा। लेकिन ग्रेस ने पैसा लेने से मना कर दिया। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी कि जेन अपनी गद्दारी की कीमत चुकाए। अब पार्कर के अंदर बदला लेने की भावना और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो तुरंत जेन की तलाश शुरू कर देता है। अब कुछ घंटों बाद पार्कर अपने पुराने दोस्त गोल्डफील्ड से कांटेक्ट करता है। असल में जेन को टीम में लाने वाला इंसान वही था। पार्कर गुस्से में जेन की लोकेशन पूछता है। तब गोल्डफील्ड अनजान बनने का नाटक करने लगा। वो कहता है कि उसे जेन के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि पार्कर के दबाव बनाने पर वो एक क्लू देता है और जेन के एक बिजनेस पार्टनर रेजी के बारे में बताता है, जो पास ही के शहर में रहता है और शायद वही उसकी लोकेशन जानता हो। बस फिर क्या था, पार्कर ने तुरंत उसका नाम और एड्रेस निकलवा लिया और बिना देर किए वहां जाने के लिए निकल पड़ा। उसी रात जेन का बिजनेस पार्टनर रेजी 2 लड़कियों के साथ पार्टी करके बाहर निकलता है और अपनी लग्जरी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली ड्राइवर कौन है। जैसे ही उसकी कार आगे बढ़ी, तब ड्राइवर अचानक गन निकाल लेता है। उसे देखकर रेजी के होश उड़ गए, क्योंकि वो ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि पार्कर था। पार्कर साफ कहता है कि वो उसे किडनैप करने नहीं आया, उसे बस जेन की लोकेशन चाहिए और लोकेशन बताने पर उसे छोड़ दिया जाएगा, वरना बुलेट उसके सिर में लग सकती है। पार्कर की धमकी से रेजी डर जाता है और बताता है कि जेन कभी एक जगह नहीं रुकती और ना ही वो किसी पर भरोसा करती है। मतलब उसकी करंट लोकेशन रेजी को भी नहीं पता थी। तभी अचानक उनकी कार पर जोरदार हमला होता है। एक दूसरी व्हीकल पूरी स्पीड से उनकी कार को टक्कर मार देती है और कुछ ही सेकंड में कई सारी कार्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। अब वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी कार से कई सारे आदमी हथियार लेकर बाहर निकलते हैं और हमें पता चलता है कि वो सभी जेन की प्राइवेट सिक्योरिटी टीम के लोग हैं, जो काफी समय से रेजी पर नजर रखे हुए थे। उन्हें देखकर पार्कर समझ गया कि उसके सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी है, इसीलिए वो तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी बदल देता है और खुद को बेहोश दिखाने का नाटक करता है ताकि दुश्मन उसे कमजोर समझे। अब जेन के आदमी आराम से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पार्कर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू होगा। जैसे ही उन लोगों की सावधानी थोड़ी कम होती है, पार्कर अचानक उन पर हमला कर देता है। वो इतनी तेजी से काउंटर अटैक करता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। अपनी फाइटिंग स्किल और दुश्मनों के ओवर कॉन्फिडेंट का फायदा उठाकर पार्कर ने एक एक करके सभी को मार गिराया और कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान साफ हो गया। लेकिन तभी पार्कर देखता है कि एक आदमी अब भी जिंदा है। तब पार्कर उसके पैर में गोली मारता है। ताकि वो डर कर सच बोल दे। फिर वो उस आदमी को कार में डालकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में पार्कर कहता है कि उसकी जान तब बचेगी तब वो उसे सीधा जेन तक पहुँचाएगा। अब घायल आदमी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो पार्कर को जेन की लोकेशन बताने के लिए तैयार हो गया और सीन सीधा जेन पर शिफ्ट होता है, जो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठी थी और अपने नए बिजनेस पार्टनर के साथ एक बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन तभी अचानक पूरा
माहौल बदल गया क्योंकि पार्कर सीधा मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गया। वो तेजी से अंदर घुसता है और दोनों पर गन तान देता है। अब पूरा कंट्रोल पार्कर के हाथ में आ चुका था, जिसके बाद पार्कर जेन से अपने पैसों के बारे में पूछने लगा, जो जेन अपनी टीम को धोखा देने के बाद लेकर भागी थी। लेकिन यहाँ जेन बिल्कुल भी नहीं घबराती। वो आराम से कहती है कि सारा पैसा तो खत्म हो चुका है। पार्कर उससे आगे सवाल पूछने ही वाला था कि तभी जेन का नया बिजनेस पार्टनर बीच में बोल पड़ा और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि पार्कर ने बिना एक सेकंड सोचे उसे गोली मार दी। उस आदमी की मौत देखकर जेन भड़क गई, क्योंकि वो आदमी उसके फ्यूचर प्लान्स का सबसे जरूरी हिस्सा था। जिसके बाद जेन एक शॉकिंग खुलासा करती है कि वो लोग एक ऐसे जॉब की प्लानिंग कर रहे थे जो अब तक की सबसे बड़ी चोरी हो सकती है और इस मिशन का पे ऑफ करीब $500 मिलियन होने वाला है। लेकिन पार्कर को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे बस अपना बदला चाहिए था। तब जेन अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है। वो पार्कर को अपने साथ काम करने का ऑफर देती है और कहती है कि अगर ये जॉब सफल हो गया तो दोनों जिंदगी भर के लिए अमीर बन जाएंगे। तब पार्कर पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा टारगेट है जिसकी कीमत $500 मिलियन है, और तभी जेन असली सीक्रेट बताती है। दरअसल कुछ महीने पहले न्यू जर्सी के समुद्र के पास एक लेजेंडरी ट्रेजर मिला था। उस ट्रेजर में सबसे कीमती चीज 15वीं सेंचुरी की एक एंशिएंट स्टैचू है। वो स्टैचू रियल मेटल वर्क से बनी हुई है और उसमें एक खास किस्म के डायमंड्स भी जड़े हुए हैं। प्राइवेट कलेक्टर उसकी कीमत करीब $500 मिलियन बता रहे थे। लेकिन अब वो स्टैचू यूएस गवर्नमेंट के पास नहीं है। असल में वो एक करप्ट फॉरेन प्रेसिडेंट डीलास की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगले 2 दिनों के लिए उस स्टैचू को एग्जीबिशन में रखा जाएगा और यहीं से असली खेल शुरू होने वाला है। दरअसल प्रेसिडेंट डालेज ने हाइड आउट नाम की एक खतरनाक क्राइम सिंडिकेट को हायर किया है। उनका काम एग्जीबिशन के दौरान स्टैचू को चोरी करना है। असल में पूरा प्लान ये था कि चोरी के बाद स्टैचू सीक्रेटली वापस डालेज के पास पहुंचा दिया जाएगा और फिर सभी लोग मिलकर मिलियंस ऑफ डॉलर बांटेंगे। लेकिन दोस्तों, जेन का प्लान इससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो सिर्फ स्टैचू चुराना नहीं चाहती थी बल्कि पूरे गेम को ही पलटने वाली थी। अब कहानी ऐसे डेंजरस प्लान की तरफ बढ़ रही थी जहां हर तरफ डबल क्रॉस और धोखा छुपा हुआ है। जेन पार्कर को अपना असली प्लान बताती है कि उनका टारगेट एग्जीबिशन नहीं होगा, बल्कि जब द आउटफिट स्टैचू चुराएगी उसी समय वो लोग द आउटफिट से स्टैचू छीन कर गायब हो जाएंगे। मतलब चोरों को ही लूटने का प्लान बनाया जा रहा था और यही बात पार्कर को सबसे ज्यादा पसंद आती है। पार्कर समझ जाता है कि ये बस एक रॉबरी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हाइस्ट होने वाली है। इस मिशन में रिस्क और पैसे दोनों काफी बड़े हैं। आगे कुछ देर सोचने के बाद पार्कर जेन के साथ टेम्परेरी हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। अब पार्कर ने अपना रिवेंज कुछ समय के लिए साइड में रख दिया, क्योंकि फिलहाल उसका पूरा फोकस $500 मिलियन वाले ट्रेजर पर था। आगे दोनों एक नई टीम तैयार करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी कहानी में असली विलन की एंट्री होती है। उस क्राइम बॉस जिसका नाम लोजीनी है, जो न्यूयॉर्क की डेंजरस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन द आउटफिट का लीडर है। लोजीनी अपने पार्टनर किन के साथ स्टैचू चोरी करने की प्लानिंग कर रहा था। उनका प्लान एग्जीबिशन के दौरान स्टैचू चोरी करके करोड़ों डॉलर कमाने का है। मतलब वो लोग भी प्रेसिडेंट डालेस को धोखा देने वाले हैं। अगले दिन पार्कर और जेन अपने हाइड आउट में पूरी टीम के साथ मिलते हैं। जेन कई सारे नए रिक्रूट को लेकर आई थी, क्योंकि उसे लगता है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा ताकत। लेकिन पार्कर जेन से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसके लिए नंबर नहीं बल्कि स्किल और ट्रस्ट मायने रखते हैं। इसीलिए वो अपनी तरफ से सिर्फ एक आदमी को टीम में शामिल करता है, उसका पुराना पार्टनर गोल्डफील्ड, जो भेज बदल कर एक्टिंग करने में मास्टर है। अब पूरी टीम ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू करती है। तभी जेन की टीम का एक मेंबर आइडिया देता है कि एग्जीबिशन में ओरिजिनल स्टैचू की जगह फेक स्टैचू रख दिया जाए। लेकिन पार्कर तुरंत इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है और सबको असली स्ट्रेटेजी समझाता है। दरअसल उनका मिशन एग्जीबिशन को टारगेट करना नहीं है बल्कि द आउटफिट को टारगेट करना है। मतलब जब द आउटफिट खुद स्टैचू चुराएगी उसी समय पार्कर की टीम उनसे स्टैचू छीन लेगी। अब धीरे धीरे सभी को एहसास होता है कि इस लेवल की हाइस्ट को सिर्फ पार्कर ही हैंडल कर सकता है। उसकी प्लानिंग बाकी सबसे कई कदम आगे होती है। अब जेन भी मान जाती है कि इतने बड़े ऑपरेशन को लीड करने का एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है, इसीलिए
वो पूरी टीम और स्ट्रेटेजी का कंट्रोल पार्कर को दे देती है। मतलब इस मिशन का हर फैसला पार्कर लेने वाला है। आगे पार्कर ऑपरेशन का पहला स्टेप बताता है कि उन्हें पहले ये पता लगाना होगा कि स्टैचू चोरी करने के बाद द आउटफिट उसे ट्रांसपोर्ट कैसे करेगी। तभी जेन एक रिस्की आइडिया देती है कि उन्हें किन के घर में घुसकर द आउटफिट की सीक्रेट फाइल चुरानी होगी, जिससे उन्हें उनका सारा प्लान पता चल जाएगा। तब पार्कर तुरंत एक्शन में आता है और उसी रात अकेले किन के घर में घुस जाता है, जबकि बाकी टीम दूर बैठकर हर मूवमेंट पर नजर रखती है। और किस्मत से उस टाइम किन भी अपने घर पर नहीं था, जिस वजह से पार्कर आराम से पूरे घर की तलाशी लेता है। वो हर एक कमरे में जाकर ड्रावर, सेफ और हिडन कंपार्टमेंट खोलता है, क्योंकि उसे यकीन था कि कहीं न कहीं द आउटफिट के पूरे ऑपरेशन का सीक्रेट जरूर यही कहीं छुपा होगा। लेकिन पार्कर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मिशन अब पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आखिर पार्कर को वो सीक्रेट फाइल मिल जाती है। उन फाइल्स में स्टैचू का ट्रांसपोर्ट रूट और एस्केप प्लान की पूरी जानकारी है। लेकिन तभी अचानक सिचुएशन खतरनाक रूप ले लेती है, क्योंकि उसी समय किन वापस घर लौट आता है और पार्कर को चोरी करते हुए पकड़ लेता है। अगले ही पल दोनों के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन पार्कर अपनी फाइटिंग स्किल और शांत दिमाग की वजह से भारी पड़ता है और कुछ ही देर में वो किन को बुरी तरह घायल कर देता है। हालांकि पार्कर उसे जान से नहीं मारता और सीक्रेट फाइल लेकर वहां से निकल जाता है। उधर जेन और गोल्डफील्ड उसका वेट कर रहे थे और पार्कर के बाहर आते ही तीनों तुरंत अपने हाइडआउट की तरफ भागते हैं, जहां पूरी टीम उन फाइल्स को एनालाइज करती है और उन्हें पता चल जाता है कि द आउटफिट स्टैचू चोरी करने के बाद उसे अंडरग्राउंड गार्बेज ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। ये सुनते ही पार्कर के दिमाग में पूरा प्लान तैयार हो गया। वो टीम को समझाता है कि उनका अटैक एग्जीबिशन पर नहीं होगा, बल्कि तब होगा जब द आउटफिट स्टैचू लेकर ट्रेन में चढ़ चुका होगा। उधर दूसरी तरफ किन घायल हालत में जिंदा मिल जाता है और थोड़ी देर बाद क्राइम बॉस लोजिनी भी वहां पहुंच जाता है। तब किम उसे बताता है कि पार्कर सीक्रेट फाइल चुरा कर भाग गया। पार्कर का नाम सुनते ही लोजिनी के चेहरे के रंग बदल गए, क्योंकि दोनों का एक खतरनाक पास्ट रह चुका है। वो सालों से एक दूसरे के दुश्मन है। लोजिनी तुरंत समझ जाता है कि पार्कर कोई बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है। उधर हाइडआउट में पार्कर सभी टीम मेंबर को अपना अपना काम बांटता है। वही जेन पहले ही कुछ नए स्पेशलिस्ट को टीम में शामिल कर चुकी थी, जो एक मैरिड कपल एडी मैकी और ब्रेंडा मैकी है। उन्हें ट्रांसिट वर्कर बनाकर ट्रेन सिस्टम अपने कंट्रोल में लेने का काम सौंपा जाता है। वही गोल्डफील्ड को ट्रेन की सेफ्टी ब्रेक डिसेबल करने का काम दिया जाता है, ताकि ट्रेन किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। और स्टेन नाम के मेंबर को ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद एस्केप के लिए हेवी ट्रक अरेंज करने का काम मिलता है, जबकि पार्कर, जेन और बाकी टीम क्रैश साइट पर स्टैचू चुराने का काम करने वाले हैं। अब पूरी टीम तैयार हो चुकी थी, इसीलिए पार्कर सबको थोड़ा रेस्ट करने कहता है, क्योंकि आने वाला दिन उनकी किस्मत बदलने वाला है। लेकिन तभी कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। जैसे ही पार्कर आराम करने गया, तब उसे अचानक एक फोन कॉल आता है और ये कॉल खुद क्राइम बॉस लोजिनी का था। लोजिनी बताता है कि उसे पार्कर के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। फिर वो उनके पुराने वायलेंट पास्ट की बात करता है और कहता है कि उसे पार्कर को सालों पहले खत्म कर देना चाहिए था। जिसके बाद लोजिनी सबसे बड़ा शॉक देता है और बताता है कि स्टैचू की चोरी अगले दिन नहीं बल्कि उसी रात होने वाली है। ये सुनते ही पार्कर और जेन के होश उड़ गए, क्योंकि पूरी प्लानिंग अचानक खतरे में पड़ गई और अब उनके पास सोचने का समय नहीं था। इसीलिए दोनों तुरंत एक्शन में आते हैं और जल्दी से पूरी टीम को एकजुट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब ये बस एक चोरी नहीं थी बल्कि समय के खिलाफ शुरू हुई एक खतरनाक रेस बन चुकी थी। कहानी अब यहाँ से एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि पार्कर और उसकी टीम के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। जैसे ही पार्कर को पता चला कि हाइस्ट शुरू होने वाली है, वो तुरंत गोल्डफील्ड को कॉल करता है और बताता है कि अब उन्हें तुरंत एक्शन लेना होगा। जिसके बाद पूरी टीम जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच गई। ईडी मैकी और ब्रेंडा मैकी तुरंत ट्रांसिट यूनिफॉर्म पहनते हैं और सिटी के कंट्रोल सिस्टम में घुस जाते हैं। कुछ ही देर में उन्होंने ऑटोमेटेड गार्बेज ट्रेन का नेटवर्क अपने कंट्रोल में ले लिया। उधर स्टैंड ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी हेवी ट्रक चुरा लेता है, जबकि गोल्डफील्ड ट्रैक पर पहुंचकर सेफ्टी ब्रेक डिसेबल करने लगा, ताकि ट्रेन एक बार चलने के बाद किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। उधर पार्कर और जेन क्रैश साइट की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं।
दूसरी तरफ द आउटफिट गैंग भी अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में लग गई थी। वो एग्जीबिशन से स्टैचू चुराकर उसे अंडरग्राउंड ट्रेन में लोड कर देते हैं। अब पूरा गेम शुरू हो चुका था। एड मैकी और ब्रेंडा मैकी ट्रेन सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे, जिस वजह से ट्रेन टनल के अंदर बहुत तेजी से दौड़ने लगी। लेकिन तभी सिचुएशन अचानक बिगड़ जाती है और ट्रेन प्लान किए गए पॉइंट पर बिना क्रैश किए आगे निकल जाती है। मतलब पटरी को कमजोर करने का प्लान फेल हो चुका था और अब ट्रेन पूरी स्पीड में शहर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन पार्कर और जेन तुरंत समझ गए कि उनकी टीम से कुछ गड़बड़ हो गई, इसीलिए दोनों कार से ट्रेन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उधर ट्रेन अंडरग्राउंड टनल से निकलकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक खतरनाक मोड़ पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और अगले ही पल ट्रेन जोरदार तरीके से क्रैश हो गई। तब कुछ ही सेकंड में पार्कर, जेन और गोल्डफील्ड वहां पहुंच गए। तीनों तेजी से क्रैश हुए ट्रेन में घुसते हैं और स्टैचू ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी काफी मलबा हटाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा कैरेट मिला, जिसे देखकर सभी को लगा कि उनका मिशन सफल हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैरेट खोला, अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि कैरेट के अंदर स्टैचू नहीं बल्कि पत्थर भरे हुए थे। अब पार्कर समझ गया कि लोजीनी उससे कई कदम आगे है। दरअसल लोजीनी ने ट्रेन में स्टैचू लोड ही नहीं करवाया था, वो बस पार्कर और उसकी टीम के लिए एक ट्रैप तैयार कर रहा था। अब जैसे ही उन्हें लोजीनी का प्लान समझ आया, तभी अचानक चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। असल में द आउटफिट गैंग के हथियारबंद लोग पहले से वहां छुपे हुए थे। अब पार्कर और उसकी टीम चारों तरफ से घिर चुकी थी। लेकिन तभी पुलिस सायरन की आवाज आने लगी, इसीलिए मजबूरी में पार्कर, जेन और गोल्डफील्ड को हाइस छोड़कर वहां से भागना पड़ा। अगले दिन पूरी टीम हाइड आउट में दोबारा मिलती है। वो सभी घायल और फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन पार्कर हार मानने को तैयार नहीं था। वो सोचने लगा कि आखिर द आउटफिट को उनकी हर प्लानिंग की जानकारी कैसे मिली। आगे पार्कर और गोल्डफील्ड पुलिस ऑफिसर का भेष बदलकर किन के हाई रेज बिल्डिंग में घुस गए। जैसे ही डोर खुला, दोनों गार्ड को काबू में कर लेते हैं और अपार्टमेंट पर कंट्रोल ले लेते हैं। फिर वो दोनों किम के बेडरूम में गए। तब पार्कर को वहां देखते ही डर के मारे किन बेहोश हो गया, इसीलिए गोल्डफील्ड किन की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने लगा और प्रेशर डालने पर वो उन दोनों को सच्चाई बता देती है कि स्टैचू पहले ही फिनियस पॉल नाम के एक बिलियनर को बेच दिया गया है और इस समय वो एक लग्जरियस इटालियन रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। तब पार्कर और गोल्डफील्ड तुरंत वहां जाने के लिए निकल गए। रेस्टोरेंट पहुंचकर दोनों फिनियस पॉल को देख लेते हैं और सीधा उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिनियस बहुत ज्यादा एरोगेंट इंसान है। वो पार्कर को हल्के में लेता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा इंसान कितना खतरनाक है। अब रेस्टोरेंट में पार्कर से मिलने के दौरान सिचुएशन अचानक वायलेंट हो गई। पार्कर बिना चेतावनी दिए फिनियस के साथी को मार देता है और ये देखकर फिनियस की सारी अकड़ निकल गई। अब उसे समझ में आ गया था कि पार्कर मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। आगे पार्कर उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर जेन और गोल्डफील्ड के पास लेकर गया, जहां उसकी इंट्रोगेशन शुरू होती है। अपनी जान बचाने के लिए फिनियस आखिरकार सच बता देता है कि उसने स्टैचू खरीद लिया था और फिलहाल वो ग्रीन ब्रुक फैसिलिटी के हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रखा है। वो ये भी बताता है कि अगली सुबह सारी सिक्योरिटी के साथ स्टैचू उसके घर पहुंचने वाला है। आगे पार्कर सिक्योरिटी सेंटर की डिटेल मांगता है, क्योंकि उस फैसिलिटी में कुल 3 वॉल्ट है। तब फिनियस बताता है कि स्टैचू वॉल्ट नंबर 1 में रखा गया है। बस फिर क्या था, पार्कर तुरंत एक्शन लेने का फैसला करता है और स्टैन को फिनियस पर नजर रखने के लिए उसके साथ छोड़ दिया जाता है, जबकि पार्कर, जेन और गोल्डफील्ड सीधा ग्रीन ब्रुक फैसिलिटी की तरफ निकल जाते हैं। उधर फैसिलिटी में 2 गार्ड नाइट शिफ्ट में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उनके मॉनिटर पर मेन गेट के बाहर एक कार क्रैश होते दिखाई दी। तब एक गार्ड तुरंत बाहर चेक करने चला गया, लेकिन वो क्रैश असल में गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया था। मौके का फायदा उठाकर गोल्डफील्ड और जेन चुपके से अंदर घुस गए और तुरंत गार्ड को काबू में कर लेते हैं। उधर पार्कर सीधा वॉल्ट नंबर 1 तक पहुंच जाता है और बड़ी आसानी से वॉल्ट को खोल देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। दूसरी तरफ स्टैन लगातार शराब पी रहा था और कुछ ही देर में उसने अपना कंट्रोल खो दिया। तब फिनियस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। भागकर वो एक सड़क पर पहुंचा और एक कार रोककर एक औरत से फोन मांगा। फिर वो लोजीनी को कॉल करके बताता है कि पार्कर और उसकी टीम ग्रीन ब्रुक
ब्रुक फैसिलिटी में स्टैचू चुराने पहुंच गए। ये सुनते ही लोजीनी आग बबूला हो गया और तुरंत अपने आदमियों के साथ वहां के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर में लोजीनी फैसिलिटी सेंटर पहुंच गया। तब उसने देखा कि वॉल्ट नंबर 1 तोड़ा जा चुका है, मतलब स्टैचू चोरी हो चुका था। तभी उन्हें पीछे की तरफ एक कार तेजी से भागती हुई दिखाई दी जिसमें स्टैचू वाला कैरेट रखा था। अब यहाँ एक खतरनाक चेस शुरू होता है और सड़कों पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। पार्कर ट्रैफिक के बीच से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लोजीनी के आदमी पूरी प्लानिंग के साथ अटैक करने लगे और आखिरकार वो पार्कर की कार रोककर कैरेट वापस हासिल कर लेते हैं। अपनी जीत से खुश लोजीनी तुरंत स्टैचू को फिनियस के घर पहुंचाने का ऑर्डर देता है। उसे लग रहा था कि अब डील पूरी हो चुकी है, लेकिन जैसे ही फिनियस के घर से लोजीनी के आदमी स्टैचू छोड़कर निकले तब फिनियस उस स्टैचू को चेक करने लगा और उसके चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि वो असली स्टैचू नहीं बल्कि फेक स्टैचू था जिसे प्लानिंग की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। ये देखकर वो गुस्से में पैसे देने से मना कर देता है। अब लोजीनी पूरी तरह से शॉक हो गया था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके आदमियों ने असली खजाना वापस हासिल कर लिया। उसे समझ नहीं आता कि आखिर असली स्टैचू गई कहाँ। दरअसल पार्कर ने फैसिलिटी सेंटर से वो स्टैचू चुराया ही नहीं था, बल्कि वॉल्ट के नंबर बदल दिए थे और अपना बनाया नकली स्टैचू चुराने की एक्टिंग की थी, ताकि लोजीनी को बेवकूफ बनाकर अपने पीछे भगा सके और बाद में आराम से असली स्टैचू चुरा सके। ये बात पता चलने पर लोजीनी तुरंत अपने आदमियों को दोबारा ग्रीन ब्रुक फैसिलिटी जाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि असली स्टैचू अब भी वही है। अब कहानी अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी, जहां पार्कर का मास्टर प्लान सबके सामने आने वाला था। ग्रीन ब्रुक फैसिलिटी में पार्कर, जेन और गोल्डफील्ड असली स्टैचू को चुराने की तैयारी में लगे थे। कुछ ही देर बाद पार्कर और उसकी टीम सही वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं और आखिरकार उनके सामने असली स्टैचू आ जाता है, जो रेयर डायमंड्स और कीमती जेमस्टोन से चमक रहा था। लेकिन पार्कर बस स्टैचू चुराने नहीं आया था, बल्कि उसके दिमाग में इससे भी बड़ा खेल चल रहा था। वो तुरंत स्टैचू पर एक्सप्लोजिव लगाना शुरू कर देता है। उधर जेन और गोल्डफील्ड स्टैन से कांटेक्ट करने के लिए थोड़ा दूर चले जाते हैं। तभी अचानक वहां क्राइम बॉस लोजीनी अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। अब पार्कर चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि पार्कर बिल्कुल भी नहीं घबराता। तब लोजीनी उसके इंटेलिजेंस की तारीफ करता है। अब दोनों खतरनाक क्रिमिनल्स आमने सामने खड़े थे। तभी पार्कर अपने हाथ में पकड़ा डेटोनेटर दिखाता है और बताता है कि पूरा स्टैचू एक्सप्लोजिव से जुड़ा हुआ है और अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो डायमंड समेत सब कुछ उड़ा देगा। ये सुनते ही लोजीनी का कॉन्फिडेंट टूट गया। वो तुरंत पार्कर से डील करने की कोशिश करने लगा और स्टैचू बचाने के बदले प्रॉफिट शेयर ऑफर करने लगा, लेकिन पार्कर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका था कि ये स्टैचू एक शाप है जो बस लालच और मौत लेकर आया है और जब तक वो स्टैचू रहेगा तब तक लोग एक दूसरे को मारते रहेंगे। इसीलिए पार्कर बिना देर किए डेटोनेटर दबा देता है और अगले ही पल जोरदार धमाका हो जाता है। कुछ ही देर में स्टैचू पूरी तरह बर्बाद हो गया। ब्लास्ट के बाद जब धुआं हटा तो लोजीनी बुरी तरह घायल हालत में मिलता है। तब पार्कर उसे वही खत्म कर देता है और बिना मुड़े वहां से चला जाता है। अगले दिन बाकी टीम मेंबर एक जगह इकट्ठा होते हैं। सभी बेहद गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पार्कर ने $500 बिलियन खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी पार्कर का एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। वो एक बैग निकालता है जो रेयर डायमंड और जेमस्टोन से भरा हुआ था। असल में स्टैचू उड़ाने से पहले पार्कर ने उसके सभी कीमती स्टोन और डायमंड्स निकाल लिए थे। वो टीम को समझाता है कि स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना जरूरी था, ताकि उसके पीछे होने वाला खून खराबा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जिसके बाद पार्कर पूरे डायमंड बराबर टीम में बांट देता है। लेकिन पार्कर का आखिरी काम अब भी बाकी था। वो सीधा जेन के अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां जेन उसका पहले से वेट कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और पार्कर पुरानी बातें भूल चुका है। जेन कहती है कि स्टैचू को खत्म करने का फैसला सही था। तब पार्कर बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि उसे अब भी ग्रेस वेब से किया हुआ वादा याद था। वो वादा जिसमें उसने फिली वेब की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। अब जेन अपनी जान की भीख मांगने लगी, लेकिन पार्कर अपना वादा कभी नहीं तोड़ता और आखिरकार वो जेन को गोली मार देता है। और इसी के साथ धोखा, लालच और बदले से भरी इस खतरनाक कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।